So we'll start with next question. थोड़ा सा print proper नहीं है, but anyways I'll just correct it. The equation of a progressive wave is y equals to a sine 2 pi nt minus x by 5. The ratio of maximum particle velocity to wave velocity is. अब सबसे पहले ratio of maximum particle velocity and wave velocity. अब ये दो अलग अलग velocity क्या है वो समझ लेते हैं. Equation of simple harmonic progressive wave is a sine 2 pi nt minus x by 5. This is what is given to you. अब ये पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होता है? यू नीड टू रिमेंबर, हमारे पास एक मीडियम था, इस मीडियम में से जब वेव प्रोपोगेट होगा तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या करेंगे? ऑसिलेशंस. So the particles of the medium are oscillating. Good. Wave is propagating along which direction? X direction. And particles are vibrating along Y direction. तो wave जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है उसको बोलते हो wave velocity, और particle जिस स्पीड से वाइब्रेट हो रहे हैं उसको बोलते हो particle velocity. तो ये अभी for the first time you are thinking in such a way, वेव का वेलोसिटी और पार्टिकल का वेलोसिटी सेम नहीं होता है. वेव का जो वेलोसिटी होता है वो होता है एन लैम्डा. तो अब तक जब तुम ये वेलोसिटी लिख रहे थे ना, v इक्वल टू एन लैम्डा, v इक्वल्स टू एन लैम्डा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव, दैट इज नॉट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. तो पार्टिकल का वेलोसिटी का इक्वेशन अलग होता है, वो आप 12th में डिराइव करोगे. अभी डिराइव नहीं करना, अभी सिर्फ पता होना चाहिए. तो एक काम करते हैं, इसको VW बोल देता हूँ वेव वेलोसिटी, इसको VP बोल देता हूँ पार्टिकल वेलोसिटी. पार्टिकल वेलोसिटी जो होता है ना, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यू शुड नो दिस. इट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. और y क्यों लिखा? क्योंकि पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अलोंग विच डायरेक्शन? y. इफ पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अलोंग x डायरेक्शन तो लिखते तुम a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. If the particles are vibrating along z direction तो तुम लिखते हो वहाँ पे a square minus z square, where a is amplitude. इस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड को स्मॉल a से डिनोट किया है, इसके लिए मैंने यहाँ पे स्मॉल a लिखा. जहाँ पे कैपिटल A होगा वहाँ पे कैपिटल A लिखोगे, दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो याद रखना, द स्पीड विथ विच वेव इज प्रोपोगेटिंग इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ एंड लैम्डा, एंड द स्पीड विथ विच पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इट इज omega under root of a square minus y square, where y is the displacement of the particle from mean position. यहाँ पे ना क्वेश्चन में आपको बोला है रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी. तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होता है? चलो थोड़ा सा इमेजिन करते हैं. इमेजिन आई एम द पार्टिकल और मैं ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरा वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम कौन से पॉइंट पे होगा? अच्छे से मोशन को इमेजिन करके बताना. तुमको आंसर पता है लेकिन तुमको बस गेस करना है. मीन इज मैक्सिमम, वेरी गुड. एंड एंड पॉइंट्स पे जीरो. क्यों जीरो? क्योंकि एंड पॉइंट पे मुझे जाके वापस आना है. वापस आने के लिए टर्न मारना पड़ता है, टर्न मारने के लिए रुकना पड़ता है. तुम भी गाड़ी चलाते हो, तुमको टर्न मारना तो रुकते हो ना, कैसे ऐसे आ गए, नहीं होता ना ऐसा. तो इफ यू वांट टू टेक अ टर्न बाय 180 डिग्री, एनी पार्टिकल इफ इट हैज टू कम बैक, इट हैज टू स्टॉप मोमेंटरीली. स्टॉप मतलब वेलोसिटी जीरो. तो जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे हैं, जब वो अपने टॉप मोस्ट पोजिशन पे होंगे, क्रेस्ट पे, अब उनको वापस आना है तो उनको रुकना पड़ेगा, राइट. फिर नीचे जाएंगे, मीन पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, ट्रफ पे रुकना पड़ेगा, वेलोसिटी जीरो है. मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो. तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं. तो पार्टिकल वेलोसिटी इज मैक्सिमम, पार्टिकल वेलोसिटी इज मैक्सिमम. कहाँ पे मैक्सिमम? एट मीन पोजीशन. मीन पोजीशन मतलब क्या? y इक्वल टू 0. तो अगर मैं y इक्वल टू 0 डालता हूँ तो ये वेलोसिटी हो जाएगा v max
और ये किसका वेलोसिटी है, पार्टिकल का। क्या इक्वेशन था, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, ए स्क्वायर का रूट इज ए, तो क्या बन गया, ए ओमेगा। क्या बन गया ये, ए ओमेगा। वेरी गुड। आपको पार्टिकल के मैक्सिमम वेलोसिटी का और वेव के वेलोसिटी का रेशो पूछा था, वही पूछा ना, रेशो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी, मतलब ये कितना है, ए ओमेगा, और ये क्या है, एन लैम्डा। और ये जो इक्वेशन दिया है वो तुमको इसके लिए दिया है सो दैट तुम इस इक्वेशन से एन और लैम्डा और ओमेगा इसका तुम वैल्यू फाइंड कर पाओ। अभी कैसे करोगे, इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव, छोड़ दो वो कांस्टेंट है, वो इनिशियल फेज है, वो जीरो भी हो सकता है, तो इधर नहीं लिखा ना, तो यहाँ भी नहीं लिखना, बराबर। तो सेम फॉर्म में है क्या, नहीं है, सेम फॉर्म में है क्या, नहीं है, नहीं है, रुको, सेम फॉर्म में कब आएगा, जब 2 पाई को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा a साइन 2 पाई एन टी, 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाय 5, 2 पाई एक्स बाय 5। अब कंपेयर करो, अब मुझे बताओ ओमेगा मतलब कौन, 2 पाई है, के मतलब कौन, 2 पाई बाय 5। वेरी गुड। यहाँ से तुमको मिल गया ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन, ओके, और 2 पाई बाय 5, ओके, के इक्वल टू 2 पाई बाय 5, राइट, राइट। तो या तो एन लैम्डा यूज करो, या फिर याद है आपको, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, इट इज ऑल्सो ओमेगा बाय के, तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी यूज कर सकते हो। तो ए ओमेगा बाय के, तो हमारा काम इससे आसान होता है कि नहीं, यस। तो क्या हो गया, ए इंटू के, और के क्या है, 2 पाई बाय 5। तो देयरफॉर द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू दैट ऑफ वेव वेलोसिटी, ये क्या था, ए इंटू के, के इज 2 पाई बाय 5, ये आ गया 2 पाई ए बाय 5। तो 2 पाई ए बाय 5 कब है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, then remember when a wave, simple harmonic progressive wave propagates through a medium, the particles of the medium vibrate, और पार्टिकल का वेलोसिटी और वेव का वेलोसिटी सेम नहीं होता है, दे हैव डिफरेंट वेलोसिटीज। और अभी तुमको रेशो तो मिल ही गया, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी का ए इंटू के, लेकिन मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, कभी कभी से बोलेंगे व्हाट इज द रेशो ऑफ वेव पार्टिकल वेलोसिटी टू दैट ऑफ वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी का रेशो, तो उस केस में क्या आएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा ना, वीपी अपॉन वी डब्ल्यू, ये क्या आएगा, व्हाट इज वीपी, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन, राइट, तो ये हो गया कैंसल, किया गया ऊपर, सही है, करेक्ट। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू के, सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया ये, के अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू इस केस में 0 है क्योंकि मैक्सिमम बोला है, अगर मैक्सिमम नहीं बोला होता तो ऐसा आता, व्हाट इज के, 2 पाई बाय 5, तो 2 पाई बाय 5 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, a source of sound is moving towards a stationary listener, source of sound is moving मतलब Vs 0 नहीं है, listener stationary है, Vs 0 है, and then moves away, source of sound is moving towards and then moves away मतलब crossing वाला केस है, source of sound आ रहा है और फिर क्रॉस करके जा रहा है, and then moves away with velocity Vs. Assume that the medium through which the sound waves travel is at rest. If v is the velocity of sound and n is the frequency emitted by the source, so actual frequency is n, then the difference between the apparent frequencies heard by the listener is, simple सा question है। Do you remember what was the apparent frequency when
when source approaches a stationary listener stationary मतलब ऊपर से v नीचे vbs और ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को इन्होंने n बोला तो मैं n ही लिखूंगा। और अगर आपको याद होगा रिसीडिंग का केस, रिसीडिंग मतलब अवे जाना, तो वो भी फॉर्मूला सेम होता है। सिर्फ अप्रोचिंग के केस में डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एक्चुअल कम है मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर तो क्या लिखेंगे माइनस। रिसीडिंग के केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एक्चुअल, तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर एंड न्यूमरेटर इज स्मॉलर, तो प्लस, राइट? बराबर है, यस करेक्ट है, नो प्रॉब्लम विद दैट। न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, करेक्ट है, गुड। आपको पूछा है then the difference between the apparent frequencies मतलब डेल्टा n मतलब na माइनस nr ऐसा पूछा है, तो कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, तो डेल्टा n na v माइनस vs इंटू n माइनस v अपॉन v प्लस vs इंटू n। क्या क्या कॉमन निकलेगा? v और n कॉमन निकल गया तो 1 अपॉन v माइनस vs माइनस 1 अपॉन v प्लस vs। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, vn v प्लस vs माइनस v माइनस माइनस प्लस, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v माइनस और vs माइनस माइनस होके प्लस, ओके। और ये आ गया v माइनस vs इंटू v प्लस vs, v और v कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपके पास क्या हो गया 2, क्योंकि ये 2 है ना, 2vs इंटू v इंटू n अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ पे है? ऑप्शन ए है ना, बराबर सही। ऑप्शन नंबर डी 2nvvs b स्क्वायर माइनस bs स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an observer standing near the seashore observes 54 waves per minute। 54 waves per minute मतलब 54 by 60 waves per second। 54 waves per minute, पर मतलब डिवाइड बाय मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60, तो 54 by 60 waves per second मतलब फ्रीक्वेंसी है। एक मिनट में कितने वेव्स आ रहे हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी पर मिनट। एक सेकंड में कितना वेव आ रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी पर सेकंड। और हम लोग फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में मेजर करते हैं, मतलब पर सेकंड में। तो फ्रीक्वेंसी दे दी आपको 54 by 60। If the wavelength of water wave is 10 meter, then the velocity of water wave is। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सिंपल। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको बोला है ऑब्जर्वर स्टैंडिंग नियर द सी शोर ऑब्जर्व्स 54 waves per minute। तो फ्रीक्वेंसी इज 54 पर मिनट, पर मिनट मतलब 54 by 60 पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 54 by 60। और आपको वेवलेंथ दिया है, कितना दिया वेवलेंथ 10। और आपको क्या पूछा है, क्या पूछा है वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी हो गया। तो 54 by 60 इंटू 10 मतलब 54 by 6 9, कितना आ गया 9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे 40 नंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो डेसिबल वाले क्वेश्चन में सब एक साथ आखिरी में कराऊंगा। आखिरी मतलब क्योंकि इसका एक पार्ट, वेव्स का एक पार्ट आपको 12th में भी आएगा, तो लाउडनेस के सब क्वेश्चन तब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, द वेवलेंथ ऑफ वेव इन अ मीडियम इज 0.5 मीटर। The phase difference between the oscillation at 2 points in the medium due to this wave is pi by 5। अभी याद होगा phase difference क्या होता है, phase difference is the difference of phase between the 2 points। So just to check, what is the phase difference between crest and another crest? 2 pi, 2 pi, 2 pi। अगर पहला pi by 2 था तो अगला 5 pi by 2 था, तो 5 pi by 2 minus pi by 2 is 4 pi by 2 मतलब 2 pi। What is the difference in the phase between two trough? 2 pi। What is the difference of phase of a particle at one crest and alternate crest? 4 pi। एक और दो 2 pi और उसका अगला 2 pi, तो टोटल कितना 4 pi। अभी याद रखना ये सब चीजें। तो आपको दो पॉइंट्स दिए हैं,
मीडियम में जिसमें फेज डिफरेंस कितना है पाई बाय 5. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? डिस्टेंस मतलब पाथ डिफरेंस. डिस्टेंस मतलब क्या? पाथ डिफरेंस. आपको याद है मैंने कल बताया था पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू, याद है क्या? लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस. याद है ना? गुड. व्हाट इज द वेवलेंथ गिवन टू यू? 0.5 अपॉन 2 पाई, और ये कितना है? पाई बाय 5. गुड, हो गया. कैंसल कैंसल, 1 जा 10 जा, मतलब 1/20. आंसर क्या दिया है? ओके, आ गया. व्हाट इज 1/2? 0.5, और ये ऊपर जाके 10⁻⁻1, मतलब कितना? 0.05. 0.05 ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. The apparent frequency of the horn sounded by train changes in the ratio 5:4 as the train speeds past a stationary person. Speeds past a stationary person मतलब पहले approach था, अब recede है. Past मतलब pass होना. Speeds मतलब move होते तो जाना, मतलब it is just crossing. If the speed of sound in air is 360 मीटर पर सेकेंड, the speed of train is. ये क्वेश्चन इतना सिंपल है. कितना सिंपल है? बहुत सिंपल है, लेकिन तुमको ये याद होना चाहिए. मैंने आपको ये फॉर्मूला 3 बार बताया है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रोच एंड एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीड? जब हाँ चलो ठीक है, किसी को याद है किसी को याद नहीं. जिनको याद नहीं उनके लिए जनरल स्ट्रक्चर सेम था, वी वी एल वी वी एस और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. लिसनर क्या है? स्टेशनरी. वी एल को भूल जाओ तो क्या आया? वी 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 एस, वी अपॉन वी वी एस. जब अप्रोच हो रहा होगा तो डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो तो न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो वी अपॉन वी माइनस वी एस. याद रहेगा अभी? पक्का पक्का सिस्टम में फिट कर लिया. ये अप्रोच का है, वी अपॉन वी माइनस वी एस. रिसीड में क्या होगा? वी अपॉन वी प्लस वी एस. अब तुम v अपॉन v माइनस वी एस को डिवाइड कर रहे हो v अपॉन v प्लस वी एस से. v गया, और v प्लस वी एस वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था, तो क्या आएगा? v प्लस वी एस अपॉन v माइनस वी एस, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो गया. वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में था तो कैंसिल हो गया. अब ये रेशो तुमको दिया है 5/4. सही है, करेक्ट. अब एक और तरीका है, अगर याद नहीं रहे तो. कौन सा तरीका है? अप्रोच में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ना, रिसीड में कम होती है ना. तो 5/4 है ना, न्यूमरेटर बड़ा है ना, डिनोमिनेटर छोटा है ना, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस. अप्रोच में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इधर प्लस नीचे माइनस. वैसा याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो फिर जैसा सॉल्व करना है वैसा ही करना पड़ेगा. ये क्या है? 5v माइनस 5vs इक्वल्स टू 4v प्लस 4vs. क्या फाइंड करना था? साउंड का स्पीड दिया है और आपको ट्रेन मतलब सोर्स का पूछा है, तो क्या पूछा है? vs. शिफ्ट करो 5v माइनस 4v v, और ये 9vs. तो vs इज v/9, और v की वैल्यू कितनी है? 360/9 मतलब 40 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर सी. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A progressive wave of frequency 50 Hz is traveling with velocity 350 मीटर पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी दिया है और आपको वेलोसिटी दिया है थ्रू अ मीडियम. द चेंज इन फेज एट अ गिवन टाइम इंटरवल ऑफ 0.01 सेकेंड इज. यहाँ आके अभी आप जाओगे अटक, क्योंकि आपको पता ही नहीं है. डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस? पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, जल्दी बताओ. फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस अभी तो यूज किया, आज यूज किया ना. हाँ क्या था? इनटू
इंटू, देखो फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस मतलब डिस्टेंस का डिफरेंस होता है। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, आपको क्या पूछा है, चेंज इन फेज मतलब क्या पूछा है, फेज डिफरेंस। चेंज इन फेज मतलब क्या पूछा है, फेज डिफरेंस। क्या पूछा है, अगर पार्ट डिफरेंस पता होता तो फेज डिफरेंस मिल जाता क्या, यस। लेकिन पार्ट डिफरेंस पता है क्या, नहीं। क्या पता है, टाइम डिफरेंस। क्या पता है, टाइम इंटरवल मतलब टाइम डिफरेंस। टाइम इंटरवल मतलब क्या, टाइम इंटरवल मतलब क्या। तो यहाँ पे ना ये पाथ डिफरेंस की जगह पे लिख लो टाइम डिफरेंस। हम्म, बराबर। अभी ऐसे इमेजिन करना। और एक वेवलेंथ, वन वेवलेंथ, वन वेवलेंथ को तुमने कैसे इमेजिन किया था, वन वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड क्रेस्ट, यस। लेकिन उसी उतने ही टाइम में पार्टिकल ने क्या कंप्लीट किया, एक ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन को लगने वाला टाइम उसको क्या बोलते हो, तुमने पार्ट डिफरेंस हटा के क्या लिखा, तो वेवलेंथ हटा के क्या लिखोगे, टाइम पीरियड। क्या लिखोगे, टाइम पीरियड। मतलब तुमको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, तुमको याद यही रखना है। क्या याद रखना है, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। सिर्फ जब तुमको पाथ डिफरेंस की जगह पे टाइम डिफरेंस दिया हो तो टाइम डिफरेंस लिखो, और वेवलेंथ की जगह क्या लिखोगे, टाइम पे। बन गया फॉर्मूला, यस। तो अभी टाइम डिफरेंस कितना दिया है, 0.01। टाइम पीरियड दिया है क्या, नहीं। लेकिन फाइंड तो हो जाएगा ना, 1/फ्रीक्वेंसी, 1/, और वो दिया है 1/50, तो 1/50 है। गुड, उसको ऐसे रखेंगे। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 0.01। टाइम पीरियड कितना है, 1/50, और यहाँ कितना था, 2 पाई, और ये क्या है, 5। व्हाट इज 50 × 2 पाई, 100 पाई। 100 पाई को यहाँ लाए, 100 पाई को यहाँ लेके आए, तो 0.01 इंटू 100 पाई इक्वल्स टू 5। 100 और 0.05 कितना हो गया, 1। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, पाई। तो व्हाट इज फेज डिफरेंस, पाई। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अभी जिनका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसी पर क्वेश्चन समझेगा। ध्यान दो। A transverse wave of the form y equal to 0.05 sin pi by 2 4t minus x इन SI यूनिट्स, मतलब SI यूनिट मतलब ये जो y है डिस्टेंस वो मीटर में है, ये एम्पलीट्यूड भी मीटर में है, ये x भी मीटर में है। मूव्स अलोंग अ रोप, एक रस्सी के थ्रू ये वेव पास हो रहा है एट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 0। एट x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, द पॉइंट ऑफ द रोप इज मूविंग। तो जो रस्सी का पॉइंट है, इट इज मूविंग डाउनवर्ड एट 0.314 मीटर पर सेकेंड, while the waveform is moving forward at 4 मीटर पर सेकेंड, upward at 0.314 meter per second, while the waveform is moving forward at a speed of 4 meter per second, downward at 4 meter per second, while the waveform is moving forward at 0.314 meter per second। और लास्ट ऑप्शन जो भी बोला है वो मैं रीड नहीं करूंगा। आप पहले तो मुझे बताओ क्वेश्चन तुमको समझा कि नहीं, नहीं तो एक बार रीड करो, नहीं मन ही मन में, डू नॉट क्रिएट नॉइज। ये क्वेश्चन तुमने आज ही सॉल्व किया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा है, डन। तो आपके पास एक वेव फॉर्म है, मतलब एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है, y इक्वल्स टू 0.05 साइन पाई बाई 2 4t माइनस x। और आपको पूछा है कि एट t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, ये टाइम इंस्टेंट पे और इस पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा और वेव का वेलोसिटी क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन, डन। बाकी कुछ नहीं है। तो अभी मेरे को बताओ, पहले तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं
इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पाई बाय 2 को 4t से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो गया? हाँ 2 पाई, तो 2 पाई टी बराबर। और ये क्या हो गया? पाई बाय 2x बराबर। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। y इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड के लिए फिलहाल कैपिटल ए यूज करता हूँ, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। करेक्ट, गुड, पक्का पक्का। फिर ये यहाँ से तुमको कंपेयर करने से ओमेगा मिल जाएगा 2 पाई और के क्या मिल जाएगा? के आ जाएगा पाई बाय 2, पाई बाय 2। यहाँ से तुमको वेव का वेलोसिटी मिल जाएगा ओमेगा बाय के। ओमेगा कितना है? 2 पाई, और ये कितना है? पाई बाय 2, मतलब कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। और बीच में माइनस साइन, मतलब वेव कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव x, मतलब फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, यस, विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो पहले देख लो वेव का स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? ए और बी, मतलब ये तो नहीं हो सकता, सही है, करेक्ट। तो ये दोनों नहीं हो सकते। अब यहाँ पे भी बोला है वेव फॉर्म इज मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ भी बोला है वेव फॉर्म इज मूविंग फॉरवर्ड, तो ठीक है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड है। सिर्फ अब पार्टिकल का देखना पड़ेगा कि पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है कि पार्टिकल डाउनवर्ड जा रहा है, करेक्ट। अब वो पार्टिकल अपवर्ड कि पार्टिकल डाउनवर्ड, वो कैसे पता लगेगा? ये y इक्वल टू समथिंग, ये y किसका y है? अगर वेव x डायरेक्शन में जा रहा है, वेव किस में जा रहा है? x में, तो पार्टिकल वाइब्रेटिंग अलोंग। तो ये जो वेव था इट इज मूविंग फॉरवर्ड इन x डायरेक्शन, तो पार्टिकल वाइब्रेटिंग अलोंग। तो ये y किसका y है? नहीं, किसका y है? वेव का है कि पार्टिकल का है? पार्टिकल का है। किसका है? अब ये सब 2 मिनट साइड में रखो, मुझे बताओ व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 10 तक ठीक था। डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेरिवेटिव डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर तुम बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब तक तुम वेलोसिटी को लिखते थे x अपॉन टी, यहाँ पे आप लिखोगे dx अपॉन dt, dx अपॉन। लेकिन अगर पार्टिकल x डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा तो dx अपॉन dt, अगर y में वाइब्रेट होगा तो dy अपॉन dt, ऐसा होगा वो, बराबर। तो अभी आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। किसका डेरिवेटिव? y का। किसका डेरिवेटिव? y, और y क्या है? y क्या है? 0.05 साइन क्या? 2 पाई टी माइनस पाई एक्स बाय 2, ऐसे ही है ना? यस, बराबर, गुड। देन डू यू रिमेंबर डेरिवेटिव्स से कांस्टेंट को? तो ये कौन है? कांस्टेंट, तो बाहर 0.05। डेरिवेटिव किसका लेंगे? साइन ऑफ 2 पाई टी माइनस पाई एक्स बाय 2। फिर आपको याद होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, लेकिन वो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है? अरे वहां पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, वहां पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे भी कौन है? टाइम। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लो ना। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ टी? cos ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। तो 0.05 साइन का डेरिवेटिव cos, और एफ ऑफ टी क्या है? 2 पाई टी माइनस पाई एक्स बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी कौन है? 2 पाई टी माइनस पाई एक्स बाय 2। तो डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव? हाँ, 2 पाई टी माइनस पाई एक्स बाय 2। वैसे क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। मतलब ये कैसे सोल्व हो गया? एक बात बताओ कि डेरिवेटिव लेने के बाद क्या मिल गया? वेलोसिटी। अब तक यहाँ नेगेटिव आया क्या? नहीं, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस था। अगर कॉस होता तो क्या लगता? माइनस मतलब नीचे जाना, और प्लस मतलब अपवर्ड। हाँ रुको, सॉल्व कर लो। सॉल्व हो गया, लेकिन पूरा सॉल्व कर लो। सॉल्व पूरा करना पड़ेगा। और जो अभी बड़बड़ करते दिख रहे हैं मेरे को,
Question is coming towards you. What is derivative of 2 pi t minus pi x by 2? Derivative of first function minus derivative of second function. Second function में t है क्या? नहीं. तो derivative of constant क्या होता है? 0. तो second term का derivative क्या हो गया? और पहले term में किसका derivative है? 2 pi t. 2 pi constant है बाहर, 2 pi बाहर, तो dt by dt कितना हो गया? 1. मैं वापस बता रहा हूँ, सेकेंड टर्म में t है क्या? नहीं. और तुम डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. 0 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, तो ये 0 हो गया. यस. पहले टर्म में कौन कांस्टेंट था? 2 पाई, वो आ गया बाहर, तो dt बाई dt कितना आ गया? 1. और दूसरा टर्म का डेरिवेटिव क्या आ गया? 0. तो ये क्या है? 2 पाई. ये 2 पाई को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया? What is 2 5s are 10. What is 2 into 0.51? So what is 2 into 0.05? 0. पक्का? हाँ हाँ सब कुछ हाँ. 0.1 बराबर 5. 2 into 5 10 बराबर. यस. 2 into 0.5 1. यस है ना 1. 2 into 0.05 0.1. cos of 2 pi t minus pi x by 2. आपको पार्टिकल का वेलोसिटी कब पूछा है? एट t इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू 0. तो 0.1 पाई cos of t की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0. 0 माइनस 0 0. व्हाट इज cos 0? 1. अच्छा 0 नहीं बोला. व्हाट इज cos 0? 1. तो 0.1 पाई की वैल्यू 3.14. 3.14 into 0.1 is 0.314 मीटर पर सेकेंड. और क्योंकि प्लस है तो पार्टिकल इज गोइंग अपवर्ड्स. गुड. अब यहाँ ध्यान दो, ये जो तुम डेरिवेटिव बोलते रहते हो ना, ये डेरिवेटिव कुछ है ही नहीं. एक बात बताओ, अगर एक पार्टिकल मोशन में है, मतलब पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ टाइम, अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे मिलना, उसको बोलते हैं मोशन. तो सिंस द पार्टिकल इज मूविंग, और यहाँ पे भी वेव इज प्रोपोगेटिंग, पार्टिकल इज मूविंग, मतलब पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम, राइट. तो एक सेकेंड में उसने अपना पोजीशन कितना चेंज किया, उसको बोलते हो वेलोसिटी. तो पोजीशन मतलब y था, और y चेंज हो रहा है विद टाइम, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी वेलोसिटी. तो आपको मिल गया वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन जस्ट बाय टेकिंग डेरिवेटिव. अब ये डेरिवेटिव के फॉर्मूला पता होने चाहिए और प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे. तो फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों अच्छे से पता होने चाहिए. तो dy बाई dt का सिंपल मतलब ये होता है कि y ये टाइम के साथ कैसा चेंज हो रहा है, मतलब पोजीशन हाउ इट इज चेंजिंग विद टाइम, मतलब व्हाट इज वेलोसिटी. सिमिलरली इफ अ पार्टिकल चेंजेस इट्स वेलोसिटी व्हिच इज चेंजिंग, क्यों दिख रहा है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे. तो वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज हो ही रहा है. तो मुझे अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो मैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव लूंगा, तो मैं dv बाई dt करूंगा, तो क्या मिल जाएगा? a. क्या मिल जाएगा? a. क्या मिल जाएगा? a. अब ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, और मैंने तुमको पहले ही बता दिया, वेव जिस मीडियम से प्रोपोगेट हो रहा है, वेव का वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वेव का वेलोसिटी n लैम्डा है. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कांस्टेंट है, तो वेव का वेलोसिटी कांस्टेंट है. लेकिन जो पार्टिकल है वो मीन पे फास्ट होता है और एक्सट्रीम पे जीरो स्पीड होता है, राइट. तो पार्टिकल जैसे ही क्रेस्ट पे पहुंचा तो रुक गया, वापस आया मीन पे फास्ट था, ट्रफ पे रुक गया, वापस मीन पे फास्ट था और क्रेस्ट पे रुक गया. तो पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है. तो एक्सेलरेशन किसका है? वेव का कि पार्टिकल का? पार्टिकल का. वेरी गुड. तो एक सिंपल से वेव में इतना सारा फिजिक्स है. वेव इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, particle of the medium they are vibrating with changing velocity, मतलब there is acceleration of the particle and not the wave. और समझा कैसे? पार्टिकल का वेलोसिटी किस पे डिपेंड किया? टाइम पे.
तो ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। अगर वेलोसिटी पार्टिकल पे डिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टाइम पे डिपेंडेंट है, तो टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी भी, तो मतलब एक्सीलरेशन है पार्टिकल का, किसका नहीं है, वेव का। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉचिंग टू ट्रेन्स, वन लिविंग another coming in with equal speeds of 4 meter per second. If they sound their whistles each of frequency 240 hertz, the number of beats heard by the man will be. अभी नंबर ऑफ बीट्स का जो कॉन्सेप्ट है आप 12th में सीखोगे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव नाम का चैप्टर आएगा, लेकिन अभी तुमको जितने फॉर्मूला पता है उससे हमारा काम बन जाएगा, तो सॉल्व करेंगे। व्हाट इज नंबर ऑफ बीट्स पे समझ लो। अगर मेरे पास, मैं लिसनर हूँ और मेरे पास दो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज आ रहे हैं, दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी, मतलब मैं दो साउंड को सुन रहा हूँ। कंडीशन एक है कि इन दोनों फ्रिक्वेंसीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रिक्वेंसी शुड बी स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज का है और दूसरा फ्रिक्वेंसी 98 हर्ट्ज का है, तो डिफरेंस कितना है, 2। तो मुझे एक सेकेंड में 2 बार साउंड लाउड सुनाई देगा और 2 बार साउंड नहीं सुनाई देगा। जब साउंड लाउड होता है और जब साउंड लो होता है, मतलब हाई लो, जब साउंड लाउड होता है उसको बोलते हैं वैक्सिंग ऑफ साउंड, क्या बोलते हैं, और जब साउंड का इंटेंसिटी लो होता है उसको बोलते हैं वेनिंग ऑफ साउंड, क्या बोलते हैं। तो ये जो अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड है इसको बोलते हो बीट्स, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, that is beats. So you see, you hear loud sound, no sound, loud sound, no sound. तो एक सेकेंड में कितनी बार लाउड सुनाई दे रहा है, मतलब यू आर हियरिंग नंबर ऑफ वैक्सेस पर सेकेंड, या फिर कितनी बार नहीं सुनाई दे रहा है, दैट इज नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी। करेक्ट, क्लियर यहाँ तक। अब बीट फ्रीक्वेंसी ये होता है डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू वेव्स। मैंने इसलिए बोला कि मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी था 100 हर्ट्ज का और एक था 98 का, दोनों का डिफरेंस इज 2, तो बीट फ्रीक्वेंसी इज 2। अब क्वेश्चन पे आओ, दो ट्रेन थे, दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी है एक्चुअल 240 हर्ट्ज, एक स्टेशन से जा रहा है, एक स्टेशन की तरफ आ रहा है। तो जो स्टेशन की तरफ आ रहा है वो अप्रोचिंग है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगा, और जो जा रहा है वो रिसीडिंग है, उसका कम सुनाई देगा, बराबर। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रोच एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ, पक्का, श्योर। तुमने पहले से सॉल्व करके रखा है क्वेश्चन को, आज ही किया। लुक, ये क्या था ये, अ सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी लिसनर, ट्रेन इज कमिंग टूवर्ड्स द स्टेशन, लिसनर इज स्टेशनरी विद वेलोसिटी vs and then moves away. ट्रेन आना और क्रॉस करके जाना इज सेम एज दैट ऑफ वन ट्रेन इज कमिंग एंड द अदर इज गोइंग, एक ही बात है। गुड। तो डिफरेंस बिटवीन द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब ये बीट का ही क्वेश्चन था। क्या फॉर्मूला डिराइव किया तुमने, 2vs vn v स्क्वायर माइनस vs स्क्वायर। तो अगर मैं अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली उसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो ये है बीट फ्रीक्वेंसी। ये मैं फॉर्मूला वापस डिराइव नहीं करके दे रहा हूँ क्योंकि ये हमने आज ही डिराइव किया। हम सिर्फ चेक कर लेंगे कि सच में आंसर ऐसा आता है कि नहीं। विल चेक, नहीं आया तो कोई नया मेथड ढूंढेंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स, 4। व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड, अरे 240 कैसे है, 320। व्हाट इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, 240। v क्या था, v 320 का स्क्वायर माइनस vs कितना, vs 4, तो 4 का स्क्वायर, पक्का। अब 320 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, करेंगे, देख लेंगे जो होगा। हाउ टू सॉल्व, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला में इसलिए प्रॉब्लम आता है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। आई विल सॉल्व दिस विदाउट कैलकुलेटर, कोई बात नहीं। ये कितना है 8, ये कितना है 320 और ये कितना है
240। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। 32 का 1024, तो 320 का 102400। बराबर। हाँ बराबर है। अरे 32 का स्क्वायर 1024, 10 का स्क्वायर 100, तो 1024 के आगे 2 जीरो, माइनस कितना? 16। बताओ हाउ मच इज दिस? बताओ बताओ। वैसे तो आंसर रफली रफली खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? यहां ध्यान दो। लुक एट द आंसर्स। आसपास है कुछ नहीं, राइट? समुद्र से जाके एक डब्बा पानी भर के आओ, क्या फर्क पड़ा? नथिंग। इतने बड़े नंबर थे, छोटा सा नंबर माइनस कर लिया, क्या फर्क पड़ा? नथिंग। तो ये 320 का स्क्वायर ही लिख दो, उसको छोड़ दो। छोड़ दिया क्या? टेम्पररी भूल गए? भूल गए, भूल गए, अच्छी बात है, भूल गए। बराबर, वेरी गुड, गुड 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 गुड। वन द एंड, फोर द, वन द एंड, तो 6 बीट्स पर सेकेंड। हो गया क्वेश्चन खत्म। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A source of sound emitting waves of wavelength 60 centimeter recedes मतलब दूर जाना, डिस्टेंस बढ़ना मतलब apparent frequency कम होना, apparent frequency कम होना मतलब apparent wavelength बढ़ना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। A source of sound emitting waves of wavelength 60 centimeter मतलब actual wavelength is 60 centimeter, recedes मतलब दूर जाना। दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, क्या होगा? कम, क्योंकि दूर जा रहा है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन था उल्टा, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी लेस तो एपरेंट वेवलेंथ ज्यादा, तो आंसर विल बी ग्रेटर देन 60। 60 से ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर ए और बी में से एक, सी और डी नहीं आएगा। फ्रॉम अ स्टेशनरी लिसनर एट 1/5 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड टू द लिसनर द एपरेंट वेवलेंथ इज। मुझे सबसे पहले बताओ एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इस केस में क्या आएगा? who is stationary listener? VS। डिस्टेंस बढ़ रहा है क्या? यस, तो नीचे प्लस। बराबर यहाँ तक। apparent frequency is 1 upon apparent wavelength, V upon V plus Vs। actual frequency is 1 upon actual wavelength। और आपको सोर्स का स्पीड बोला है 1/5 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, तो Vs की वैल्यू क्या है? V/5। तो 1/λ इक्वल्स टू V अपॉन V प्लस V/5 और 1 अपॉन लैम्डा 0। ये 60 बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं। V अपॉन हाउ मच? 6V/5V है। तब उल्टा लिखा मैंने, ये 6V और ये 5V, और ये 1 अपॉन लैम्डा 0 की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर दो, कितनी? 60 सेंटीमीटर में है। कैंसल कैंसल, 1 जा 12 जा, 12 6 जा 72, तो 1/λ इज 1/72, तो लैम्डा इज 72 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two monatomic ideal gases A and B of molecular masses m1 and m2 respectively are enclosed in separate containers kept at same temperature. The ratio of speed of sound in gas A to that in B is given by, simple सा क्वेश्चन है। Two monatomic ideal gases A and B of molecular mass m1 and m2 आर एनक्लोज इन 2 सेपरेट कंटेनर्स, लेकिन टेम्परेचर क्या है? सेम है। आपको पूछा व्हाट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन ए टू दैट ऑफ बी। डू यू रिमेंबर स्पीड ऑफ साउंड का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था? गामा आर टी बाय एन, वेयर एम इज मॉलिक्यूलर मास। गामा कांस्टेंट है क्योंकि दोनों गैस क्या है? सेम टाइप की, और आगे लिखा भी है दोनों का गामा वैल्यू क्या है? सेम। आर तो वैसे भी कांस्टेंट है,
और टेम्परेचर भी क्या है, सेम सेम है ना। इसका मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, बराबर। आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन ए अपॉन स्पीड इन बी, इनवर्स रिलेशन है, तो ये क्या आएगा, मास इन सेकेंड अपॉन मास इन फर्स्ट, मास मतलब मॉलिक्यूलर मास, हाँ। व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, m2, और ये कितना है, m1, तो रूट ऑफ m2। तो सिंस टेम्परेचर वाज कांस्टेंट इसलिए रिलेशन इज ओनली विथ मॉलिक्यूलर मास। अगर टेम्परेचर सेम नहीं होता तो v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t बाय m। अगला क्वेश्चन,